जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने लगातार हरियाणा में गेहूं खराब होने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और फतेहाबाद में खराब हुए गेहूं के मामले को हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इन जिलों के प्रशासनिक सचिव और सह जिला इंचार्ज को 1 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। हरियाणा के कई जिलों में खराब हुए गेहूं पर सियासत भी हो रही है। इसको लेकर हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि गेहूं के मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री की इस मामले पर नजर है, अधिकारियों की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई भी होगी। उधर कांग्रेस के नेता तरलोचन सिंह इस मामले पर हरियाणा सरकार को घेर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जब सरकार ही आंख बंद करके बैठी है तो ऐसी चोरियां होती रहेंगी। मैं देख रहा था दुष्यंत जी ने आदेश किए। दुष्यंत जी ने आदेश किए इंक्वायरी के, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दुष्यंत जी ने आदेश किए इंक्वायरी के, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और डेफिनेटली ऑफिसर्स इसका जैसे ही जवाब देते हैं तो उसके ऊपर फिर माननीय मुख्यमंत्री आपको जरूर इसका जवाब देते हैं। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और डेफिनेटली ऑफिसर्स इसका जैसे ही जवाब देते हैं तो उसके ऊपर फिर माननीय मुख्यमंत्री आपको जरूर इसका जवाब देते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 294 केस वापस लिए जा रहे हैं। साथ ही विज ने बताया कि रेलवे से जुड़े केस वापस लेने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और किसान नेताओं से 25 नवंबर का कार्यक्रम वापस लेने की अपील की है। और पंजाब के मंत्री मीत में हेयर के बयान पर पलटवार करते गृह मंत्री ने कहा कि अगर पंजाब सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा सकती है तो सरकार में क्यों बने हैं। उन्होंने दिल्ली में यमुना में बढ़ रही गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है। आज किसान यूनियन के लोग मेरे से मिले थे और हमने उनसे बात की है और हमने उनको सारा डेटा बताया है कि हमने जितने भी केसेस दर्ज हुए थे उन सारों पर विड्रॉल की प्रक्रिया आरंभ कर दी हुई है। बहुत सारे केसेस विड्रॉ कर लिए गए हैं। कुछ केसेस रेलवे से संबंधित थे तो उनकी भी रेलवे मिनिस्टर से अब हमें अप्रूवल आ गई है। उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कह दिया है कि उनको भी जल्दी प्रोसेस करके विड्रॉल करें। मैंने उनको अपील की है कि क्योंकि हम सारा कर रहे हैं तो आप 25 तारीख का विड्रॉ करिए। हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। अगर किसी बाहरले प्रदेश से आते हैं उनको रोकने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। अगर आपके प्रदेश में आते हैं उनको पकड़ने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। ऐसे सभी प्रदेशों में आजू बाजू की प्रदेशों से आगे लोग क्राइम करते हैं। इसका मतलब उसका ठीकरा हम दूसरों पे फोड़ते हैं। जो आप पार्टी की सरकार है पंजाब में वो फेल हो गई है। वो किसी तरह से ये तो आप पार्टी का कल्चर है। अब जैसे केजरीवाल जी कह देते हैं कि वो दिल्ली का खुद तो ठीक करता नहीं है कुछ भी, और कि जी ये धुआं बाहर से आ गया। ये बताओ सारे देश की हवाएं जो हैं वो दिल्ली की तरफ ही जाती हैं, वो किसी और तरफ नहीं जाती हैं। ऐसे ही यमुना का कह देते हैं। यमुना का जो पानी है दिल्ली प्रवेश करने पर आप उसका लेवल चेक करिए, 3 या 4 है, और ओखला में जाके चेक करिए 50-60 है। तो सारा तो दिल्ली गंदा कर रही है, लेकिन दोष हरियाणा पे दे देते हैं। इनकी तो पाठशाला में इनको ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि करो कुछ ना, जो दोष है वो किसी ना किसी दूसरे पर मर दो। हरियाणा कांग्रेस में आपसी कलह लगातार जारी है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने एक ट्वीट करके अपनी पार्टी के एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बगैर किसी का नाम लिए ट्वीट में लिखा है कि आदमपुर उपचुनाव में एक सो कॉल्ड कांग्रेस नेता ने भाजपा प्रत्याशी की खुलकर मदद की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी जल्द आएगी। उसका पी और स्टाफ के सदस्य पूरे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की चुनावी बागडोर संभाल रहे थे।
ऐसे गद्दार लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आदमपुर से नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक भव्य बिश्नोई ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। हरियाणा विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान विधायक भव्य बिश्नोई के पिता और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा मौजूद थे। आज जो मैंने आदमपुर के विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है, इससे ज्यादा खुशी और गौरव की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं धन्यवादी हूं हरियाणा सरकार के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का। मैं धन्यवादी हूं हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी का, जिन्होंने और जिनकी उपस्थिति में, जिनके आशीर्वाद से आज मैंने शपथ ग्रहण की। मैं धन्यवादी हूं आदमपुर की जनता का, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के काम को आशीर्वाद दिया, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष के काम को आशीर्वाद दिया, मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर के मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके हर एक अपेक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। आदमपुर का कायाकल्प करना चाहता हूं। 26 साल के बाद इतना सुनहरा मौका आदमपुर को मिला है सत्ता पक्ष में हिस्सेदारी देने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व का कि जिस प्रकार से वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में। और मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जिस प्रकार से आदमपुर की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तो विशेष रूप से वो भी आशीर्वाद आने वाले समय में आदमपुर पर बनाए रखें। भव्य बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत करके आए और सबसे कम आयु के वो जो युवा हैं, वो आज हरियाणा विधानसभा के सदस्य की शपथ उनको हमने दिलाई है। और मैं आशा करता हूं कि भव्य अपनी क्षमता का, अपने उत्साह का, अपनी एजुकेशन का अपना भरपूर फायदा वो सदन को भी मिले और उस जनता को भी मिले जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, फादर होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी, कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित लड़का आज विधायक बना है। और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे मजबूत सशक्त दुनिया की पार्टी है, उसमें अपनी आहुति दे रहा है, तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही टेबल है, ये वही जगह है, ये वही मैं हूँ, ये वही आप हो। जब इस्तीफा देने में आया था और तब भी मैंने चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और आज फिर मैं वही कहता हूँ कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलते, दूसरी मात ये दी है। और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा, उसमें ध्वस्त करेंगे और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि मुझे हलके का विकास कराने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत नहीं है। उनका दावा है कि वो अपने हलके का विकास कराने में खुद सक्षम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उनसे कभी मुलाकात नहीं की थी। धान खरीद बंद करने पर हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान विरोधी है। रोहतक जिला बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। ये सरकार जो है वायदा करती है एमएसपी का, एमएसपी दे नहीं पाते। पोर्टल से सरकार चलाते, पोर्टल ही मंडियों में लागू कर दिया कि पोर्टल के नंबर आएगा जब मंडी में लाएगा किसान, वो इतने दिन क्या करेगा, खड़ा रहता है वहाँ। और जब फिर बात करें पोर्टल खराब हो गया, पोर्टल बंद कर दो, खरीद बंद होगी, तो भाव आराम से गिर जाता है। किसान को जो है हर हिसाब से लागत बढ़ा दी, आमदनी घट गई किसान की, और हर हिसाब से किसान को जो है ना, जितने भी फैसले लिए सरकार ने, किसान विरोधी फैसले लिए। हरियाणा सरकार के एमबीबीएस में 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्रों का धरना रोहतक में 16वें दिन भी जारी है। धरने पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। एमबीबीएस छात्रों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना मांग पत्र भी सौंपा है। हुड्डा ने हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी की निंदा की है। हुड्डा ने कहा कि सरकार की बॉन्ड पॉलिसी गलत है, इसमें बॉन्ड पॉलिसी में कोई जॉब गारंटी नहीं है। इस पॉलिसी से गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। वही 7 साल की नौकरी के लिए बॉन्ड करना भी गलत है। सरकार को ये बॉन्ड पॉलिसी वापस लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि एमबीबीएस छात्रों की मांग विधानसभा में उठाएंगे।
हमारा नजरिया मेरा तो साफ था, जब तो हमने तो बॉन्डिंग सिस्टम का तो हम भी कर सकते थे, हमने नहीं किया, ये गलत है, तुरंत वापस लेना चाहिए। सर विधानसभा में उठाएंगे? हाँ उठाएंगे, पूरे जोर शोर से उठाएंगे। ये कह रहे हैं कि जॉब गारंटी नहीं है और बॉन्ड थोपा जा रहा है। जॉब गारंटी नहीं, बॉन्ड थोप, वही मैं कह रहा हूँ, नीतिगत तौर पे ही गलत है ये। तो 7 साल का बैंक रिन्यूअल किया है, 40 लाख रुपए का बोझ कौन डॉक्टर बन सकेगा? आम आदमी के घर का या मध्यवर्गीय उसका तो परिवार का तो डॉक्टर ही नहीं बन सकता। समर्थन हमें जो है जनता का भी चाहिए, और जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, समर्थन को हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है। ठीक है, हुड्डा साहब आए, जो भी आए, सबका स्वागत है, लेकिन राजनीतिक मंच इसको ना तो था ये, और ना हमने इसको बनने दिया, ना बनने देंगे। लड़ाई हमारी जो है सीधी सरकार के साथ है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने मनोहर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 8 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कम करने की बात करते रहे, लेकिन आज प्रदेश पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। अभय चौटाला ने कहा कि जब 2003 में इनेलो की सरकार गई थी, उस वक्त हरियाणा 3000 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन 8 साल के कार्यकाल में सरकार ने इतनी तेजी से कर्ज लिया कि प्रदेश पर 3 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और कहा कि सरकार को इसका हिसाब देना चाहिए कि किस विभाग में कितना पैसा कहां खर्च किया गया। हमने तो 3000 करोड़ रुपया सरकार के खाते में छोड़ा था, इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लिया। इस 8 साल में वो कर्जा इतनी स्पीड से बढ़ा कि आज 3 लाख करोड़ हो गया। मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इसके ऊपर सरकार की तरफ से कि ये 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है, इस कर्जे को कैसे तो वापस करेगा, और ये जो कर्जा लिया है इसको प्रदेश के अंदर कहां कहां पे खर्च कर रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उनको कई सारे निर्देश दिए हैं। बैठक में साइबर पुलिस स्टेशन को लेकर खास तैयारी पर चर्चा हुई और 30 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं हरियाणा में लेन ड्राइविंग का माहौल तैयार करके सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 30 नवंबर तक पुलिस पब्लिक कमेटियों का गठन किया जाएगा। वहीं आगामी 15 दिसंबर तक सभी सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी भवनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, उनकी मैपिंग होगी। इसके साथ ही राज्य के कॉलेज विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को महिला थानों की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन 18 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उनमें से आदर्श आचार संहिता हटाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इससे इन जिलों में विकास और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में 22 नवंबर और 25 नवंबर को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। इन 4 जिलों में सभी आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। कुरुक्षेत्र के थानेसर में नगर परिषद वोटर लिस्ट पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि कुछ वार्डों में जनसंख्या से ज्यादा वोट कैसे बन गए। उन्होंने कहा कि मामले में उपायुक्त से मिलकर जांच की मांग की जाएगी। अगर जांच नहीं हुई तो फिर धरना दिया जाएगा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि वार्ड नंबर 7 में जनसंख्या 5210 है, लेकिन वोटर 5599 है। इसी तरीके से वार्ड नंबर 20 में जनसंख्या 5177 है और वोटर 6229 है। वार्ड नंबर 23 में जनसंख्या 4948 है और वोटर 5922 है। अरोड़ा ने इस मामले में जांच की मांग की है। 2 वार्डों में पॉपुलेशन से भी ज्यादा वोट है, तो इतना गदर है। हम कल मिलेंगे जिला के उपायुक्त से और मांग करेंगे कि जिन अधिकारियों ने इनके ये किया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लो, उनको तुरंत सस्पेंड करो और इसकी दोबारा से सारी वार्डबंदी करा के लोगों को न्याय मिले। जीत हार तो जनता ने करनी है। प्रजातंत्र में राजा कोई माँ के पेट से थोड़ी पैदा होता है, लोग पैदा करते हैं लोगों की वोट। हरियाणा में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह कि डेंगू ने बीते 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग मैदान में उतर चुका है और लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं।
डेंगू से बचना है तो हो जाइए सावधान। अपने आसपास साफ सफाई का रखिए ख्याल, क्योंकि डेंगू ने बीते 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। हम आपको बीते 8 साल के आंकड़े दिखाते हैं। साल 2015 में 9,921 केस दर्ज किए गए थे और 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि साल 2016 में 2,494 और साल 2017 में 4,550 केस दर्ज हुए। साल 2018 में 1,936 केस दर्ज हुए और साल 2019 में 1,207 केस दर्ज हुए और 2020 में 1,377 केस दर्ज हुए, जबकि इन 5 सालों में कोई मौत दर्ज नहीं हुई। लेकिन साल 2021 में 11,835 केस दर्ज हुए और 13 लोगों की मौत हुई। और तो और 14 नवंबर 2022 तक 6,382 केस दर्ज किए जा चुके हैं और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा आपको सावधान करने के लिए जरूरी है। कैथल की बात करें तो यहाँ अब तक 85 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं और 1,617 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जो फॉगिंग वाला हिस्सा है वो म्युनिसिपल एरिया में म्युनिसिपल कमेटी करवाती है और जो ग्रामीण एरिया है उसके अंदर बीडीपीओ के माध्यम से फॉगिंग करवा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भी डेंगू का दंश झेल रही है। कुरुक्षेत्र में अब तक 66 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 एक्टिव केस का इलाज चल रहा है और अब तक हम 1301 टेस्ट कर चुके हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि अपने घर के आसपास या गमलों में या फ्रिज के पीछे पानी न खड़ा होने दे, उसको साफ पानी उसको बदलते रहे। करनाल का हाल और बेहाल नजर आ रहा है। आलम यह है कि यहाँ अब तक 213 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं और 1 संक्रमित की जान जा चुकी है। डेली हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं और एंटी लार्वल एक्टिविटीज कर रही हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा टीम्स जो है वो रूरल एरिया में एंटी लार्वल एक्टिविटीज और इसके लिए रेगुलरली वर्क कर रही हैं। बात हिसार की करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, क्योंकि यहाँ 1,200 से ज्यादा डेंगू के केस दर्ज किए जा चुके हैं और 5 संक्रमितों की जान जा चुकी है। हिसार में सीजनल लास्ट ईयर भी उससे पहले भी तो ये सीजनल है, इसलिए कुछ केसेस अचानक से बढ़े हुए मिले हैं। डेंगू के ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए हैं, ताकि आपकी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए घातक साबित न हो और आप डेंगू के डंक से खुद को महफूज रख सकें और हरियाणा एक बार फिर डेंगू को मात दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक रेवाड़ी के बावल गांव पहुंचे, जहां किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। किसान आंदोलन के दबाव में सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उसके अलावा किसानों की कोई मांग नहीं मानी। हरियाणा सरकार किसानों को बिल्कुल नहीं सोच रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। इस देश में बहुत आए हैं ऐसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की है, वो उसमें खुद ही खत्म हो गए। ये सबकी जब आपकी समझ में आ रहा है ये खेल, तो लोगों की समझ में भी आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। ये रेजिमेंट तो बिना किसी के मांग किए बननी चाहिए, क्योंकि अहीनों का जो सेनाओं में जो रिकॉर्ड है वो इतना शानदार है। चुशूल की लड़ाई हुई थी जिसमें 100% ही अहीर थे। करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। ढोल और थाली बजाकर कई मुद्दों को लेकर रोष प्रकट किया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि करनाल पिछले 8 साल में सीएम सिटी की जगह करनाल क्राइम सिटी बन चुका है। करनाल की स्वास्थ्य सेवा खराब हो चुकी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर हॉस्पिटल बन गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस के 51 सदस्यों ने कान खोलो प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
हमने नाम रखा कान खोलो प्रदर्शन। हम ढोल बजाते हुए यहाँ पर आए हैं कान खोलने के लिए। 51 मेंबरी कमेटी अभी मेमोरेंडम लेगी सीएम साहब का नाम। ये सीएम साहब उस पर भी सुनाई नहीं करते तो हम सोचेंगे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो स्मार्ट सिटी को पलीता लगा रहे हैं, जो कनाल में घोटाले हुए हैं, जो लापरवाह अफसर हैं, उनके ऊपर सीएम साहब का आशीर्वाद। यहाँ आज कान खोलो प्रदर्शन के द्वारा इस एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारा ज्ञापन लेके उसमें उठाए गए बिंदुओं पर एक श्वेत पत्र जारी करें, वरना हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हिसार के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आज आगाज हो गया है। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में DHBVN के अलग अलग सर्कल की टीम हिस्सा लेंगी और 700 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगे। प्रतियोगिता का आगाज परेड, सलामी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। आगामी 3 दिनों में होने वाली इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, शूटिंग, वॉलीबॉल, रस्साकशी, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस तथा एथलेटिक्स स्पर्धाओं में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 11 ऑपरेशन सर्कलों के और मुख्यालय हिसार के मिलाकर लगभग 740 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।